हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 12C का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। इस पार्ट में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के जितने भी चैप्टर हैं सभी कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। और यह प्रश्नावली आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न को मैं हल करके समझाने वाला हूँ। और बोर्ड एग्जाम में जैसा कि आपको पता होगा कि 20 नंबर का आपको बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है, तो यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक जरूर समझिएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है तथा यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता, तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1,42,296। सेकेंड ऑप्शन है 1,42,396। थर्ड ऑप्शन है 1,42,496 और फोर्थ ऑप्शन है 1,42,596। तो आइए यहाँ पे प्रश्न को हल करके और उसके बाद उसके ऑप्शन को समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है कि 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को, तो यहाँ से यह उसकी भुजा है। घन की क्या है? भुजा है 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम घन का आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालेंगे, यहाँ पे घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यू, यानी भुजा पे पावर 3। तो भुजा इसकी क्या है? 22 सेंटीमीटर है, तो 22 का क्यू, 22 का क्यू यानी 22 पे पावर 3। अब 22 पे पावर 3 कर देंगे तो देखिए 22 का जो क्यू होता है, 22 का 3 बार गुणा करेंगे तो वह आता है आपका 10,648। ठीक है, गुणा आपको खुद करना है, गुणा करके हम वीडियो के बीच में दिखाएंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, यह आपका हो जाएगा, जो आयतन होता है वह घन में होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर पे 3। ठीक है, यह किसका आयतन हो गया? घन का आयतन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोला हुआ है कि 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है, यानी यह कंचे का क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है एक कंचे का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करें, हम यहाँ से कंचे का आयतन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंचे का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए, हम अगर इस दशमलव को हटाएं, दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, या चलिए हाँ दशमलव को हटा लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक स्थान है, तो यहाँ पे इसमें हम क्या कर देंगे? देखिए अंश और हर में 10 से गुणा कर दें, तो 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर का दशमलव हट जाएगा और नीचे यहाँ पे 10 आ जाएगा। सिंपल, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब दशमलव हटाएंगे और जहाँ पे दशमलव लगा हुआ है उसके राइट साइड एक अंक है, तो बटे में हम 10 लिखते हैं, यानी एक 1 के बाद एक जीरो लगाएंगे। अगर 2 अंक होता तो 1 के बाद 2 जीरो लगाते, 3 अंक होता तो 3 जीरो लगाते। सिंपल, इतना बस आपको ध्यान रखना है। तो यह तो उसका व्यास हुआ। अब यहाँ से त्रिज्या निकालते हैं। देखें, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 5 बटे में 10 और गुणे में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 दूनी 10 यहाँ से, तो 1 बटे में 4 सेंटीमीटर, यह आपका आ गया त्रिज्या। यहाँ से हम एक कंचे का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से क्या करेंगे? एक कंचे का आयतन निकाल लेंगे कि उसका आयतन कितना है एक कंचे का। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन बराबर। अब आप जानते हैं कि जो कंचा होता है क्या होता है? गोलाकार। प्रश्न में दिया भी है, और वैसे भी कंचा जो है गोले का आकार का होता है, तो उसका सूत्र लगा देंगे। और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यहाँ से मान रख देंगे। देखिए 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 1/4, क्यू है तो यहाँ पे 3 बार लिख देंगे, 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4। अब यहाँ से देखिए, जो कटेगा उसको कट कर देंगे और जो बचेगा उसका गुणा कर लेंगे। तो 4 से आप देख रहे हैं 4 कट गया। ठीक है ना, 4 से 4 कट गया। यहाँ से अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4
और यहाँ पे भाग देंगे तो यह आपका आ गया 11, ठीक है ना। और कोई अब यहाँ पे नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जो बचेगा उसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंश में क्या बचा हुआ है, अंश में केवल 11 है, 11। चलिए 7 तरीके 21, 11/21 गुणे 1 का 1 में गुणा तो 1 और 2 चौके 8, इस रूप में लिख सकते हैं। या हम चाहें तो पूरे को गुणा करके भी लिख सकते हैं ऐसे भी, 11/8 1 कम 8 8 दूनी 16, 11/168। और यह किस में है, आयतन है, तो यह घन सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है ना, घन सेंटीमीटर में। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। 11/168, ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में और क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि यह कल्पना किया जाता है कि, यहाँ पे एक बार देख लीजिए प्रश्न को, यह कल्पना किया जाता है कि घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता। यानी कह रहा है कि यह कल्पना किया जा रहा है कि जो घन है उसका 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता, तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या। अब देखिए पूरा आयतन तो उसका यह है 10,648। अब कह रहा है कि यह जो आयतन है, इस आयतन का 1/8 भाग जो है भरा नहीं जा सकता। यानी घन के भरे भाग का पहले हम निकालने की कितना भाग जो है भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे उसके लिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे घन का भरा भाग बराबर घन का भरा भाग, घन का भरा भाग बराबर, घन का भरा भाग बराबर क्या हो जाएगा, उसका पूरा आयतन और उसका 1/8। तो घन का आयतन क्या है, यहाँ पे देखिए 10,648 माइनस, अब इस आयतन का 1/8 यानी 10,648 गुणे में 1/8, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जब 8 से इसको हम कट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, देखिए 1 3 3 1, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 8 कम 8, 2 26 8 3 24, 2 24 8 3 24, 8 कम 8, तो 1331 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 10,648 में से 1331 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 9,317, ठीक है। और यह आयतन ही है तो यह घन सेंटीमीटर में, ठीक। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आपसे प्रश्न में पूछा क्या हुआ है, कंचों की संख्या, ठीक है ना, कंचों की संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंचों की संख्या के लिए देखिए कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे घन का भरा भाग बटे एक कंचे का आयतन। कंचों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं घन का भरा भाग बटे एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन, ठीक है। अब यहाँ से मान रख देते हैं, घन का भरा भाग क्या है 9,317, तो 9,317 बटे में एक कंचे का आयतन, तो एक कंचे का आयतन कितना है 11/168, 11/168, ठीक है ना। अब यह जब हल करेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाता है, ठीक है। कहाँ पे चला जाता है, अंश में, तो यहाँ पे अंश में चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 9,317 गुणे 68 और बटे में 168 और बटे में 11, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जब 11 से इसको कट करेंगे तो यह देखिए क्या आ जाएगा, 11 × 88, ठीक है ना, 11 चौके 44 और 11 सते 77, 847 और 168, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यह गुणा, देखिए गुणा आपको खुद करना है। अगर वीडियो के बीच में हम गुणा करके दिखाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग, यह सारी चीज़ें आती ही होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम गुणा करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको खुद गुणा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 14 22 96, यह आपका आ गया कंचों की संख्या, ठीक है ना, 1,42,296। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यह आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। तो आप लिख देंगे अतः विकल्प फर्स्ट 1,42,296 सही है, ठीक है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2, कोई मिस्त्री ईंटों से बीमाओं 270 सेंटीमीटर गुणे 300 सेमी का मतलब सेंटीमीटर गुणे 350 सेंटीमीटर की एक दीवार बनाता है,
जिनमें से प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर गुणे 11.25 सेंटीमीटर गुणे 8.75 सेंटीमीटर है। यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है तो दीवार को बनाने में लगी ईंटों की संख्या। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 11,100, सेकेंड ऑप्शन 11,200, थर्ड ऑप्शन 11,000 और फोर्थ ऑप्शन 11,300। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और उसके बाद इसकी ऑप्शन को समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। सबसे पहले आपको ईंट की विमाएँ दिया हुआ है, तो हम जो है क्या कर लेंगे, ईंट की विमाएँ दिया हुआ है तो उससे दीवार का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि उसी ईंट से जो है क्या है दीवार तैयार हो रही है। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो गुणा करते हैं, देखिए 270 गुणे 300 गुणे 350, ठीक है ना। इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करते हैं, देखिए 27 का 3 में गुणा तो 27 3 होता है 81, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, ठीक है। तो 3 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, यानी यह क्या हो गया 81,000 गुणे 35 350, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, पहले 35 और 81 का कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, इन जीरो को उसके बगल में लगा देंगे। तो देखिए 35 और 81 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 35 से कम 35 के 5 3 हासिल, ठीक है ना। 35 से कम 35 के 5 3 हासिल, और यहाँ पे 35 का 8 में गुणा करेंगे और 3 हासिल को जोड़ देंगे। 35 का 8 में गुणा करेंगे तो देखिए 8 पचे 40, ठीक है ना, 8 पचे 40 और उसके बाद 8 तिरी के 24 और 4 28 और 3 हासिल जो था, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा 283, क्या हो जाएगा 283। यहाँ पे चलिए देखिए 283 और यहाँ पे 5 आया था, 3 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो लगा देंगे। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यह किस में आएगा, दीवार का आयतन है, आयतन की बात हो रही है तो यह सभी सेंटीमीटर में, तो यह घन सेंटीमीटर में हो जाएगा। आई होप कि इस बात को आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से आपको ईंट की माप दिया हुआ है तो हम ईंट का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ईंट का आयतन बराबर, यहाँ पे देखिए ईंट का आयतन, प्रत्येक ईंट मतलब एक ईंट का यह सब कुछ दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो यहाँ पे देखिए यह उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 22.5 गुणे 11.25 गुणे 8.75। अब इन तीनों का गुणा करके हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए गुणा आपको खुद करना है स्टूडेंट्स, वीडियो के बीच में हम गुणा करके दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2214.8437.5, ठीक है। और यह किस में आएगा, यह आ जाएगा आपका घन सेंटीमीटर में। यह किस में हो जाएगा, घन सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो घन सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, प्रश्न में आगे क्या कह रहा है कि यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है, ठीक है ना। यानी यह जो दीवार का आयतन आया, यह पूरे दीवार का आयतन आया है और इस आयतन का 1/8 भाग मसाले से भरा है। तो ईंट से जो है वह दीवार कितना भरी हुई है वह निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दीवार का बचा भाग, यानी मसाले से भरने के अलावा जो बचा भाग है वह कितना हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दीवार का बचा भाग बराबर, ठीक है ना। तो बचा भाग हम क्या करेंगे, पूरे आयतन में से इसका 1/8 माइनस कर देंगे तो हमें दीवार का बचा भाग पता चल जाएगा, यानी जो ईंट से बना हुआ है, जो ईंट वाला भाग है वह पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दीवार का आयतन क्या आया है, देखिए 28350000 माइनस, फिर इसी को लिखेंगे 28350000 और प्रश्न में उसका 1/8 यानी 1/8, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 8 से जब इसको कट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, देखिए 3 5 4 3 7 5 0, ठीक है। यह आपका आ जाएगा कट करने पर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर यह क्या आएगा, देखिए माइनस करने पर यह आ जाएगा आपका
24806250, ठीक है ना, 24806250 यह आपका आ जाएगा माइनस करने पर, यानी दीवार का यह बचा हुआ भाग हुआ जो ईंट से भरा हुआ है वह भाग हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ईंटों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ईंटों की संख्या। चलिए यहां पे लिखते हैं ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या। तो जो ईंटों की संख्या होगी स्टूडेंट्स, वह दीवार का बचा भाग, ठीक है ना, बटे में ईंट का आयतन या एक ईंट का आयतन, ठीक है। तो दीवार का बचा भाग जो कि ईंट से बना हुआ है, मसाले के अलावा जो बचा हुआ भाग है वह, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 24806250 और बटे में एक ईंट का आयतन। तो एक ईंट का आयतन कितना आया हुआ है, एक ईंट का आयतन आपका आया हुआ है 2214.8435, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5। अगर हम ऊपर 5 जीरो बढ़ा दें तो यह दशमलव हट जाएगा, यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 24806250, इतना तो पहले से ही है। और यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 5 अंक है तो 5 जीरो ऊपर और बढ़ा दें इसके अलावा, क्योंकि यह पहले से ही है 1 2 3 4 5। जब 5 जीरो बढ़ा देंगे तो यह दशमलव हट जाएगा और बटे में क्या आ गया देखिए 2 2 1 4 8 4 3 7 5। अब यहाँ से देखिए जब इसको हम कट करेंगे, कट करके आपको खुद करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम वीडियो में कट करके नहीं दिखा सकते। जब कट करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 11200, ठीक है। अगर हम कट करके दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 11200। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर टू में 11200 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं अतः, देखिए अतः विकल्प 2 11200 सही है, ठीक है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ पे 2 बार बाल्टी लिखा गया है, एक ही बार चाहिए। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, फर्स्ट ऑप्शन है 4950 घन सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, 4951 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4952 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4953 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल है तो आपका वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बोला हुआ है तिर्यक ऊंचाई, क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 त्रिज्याएं दिया हुआ है, एक तो बाल्टी के ऊपरी भाग की त्रिज्या दिया हुआ है और बाल्टी के निचली भाग की त्रिज्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर किसी एक को हम R1 मान लेते हैं, किसी एक को R2, या हम चाहे तो एक को कैपिटल R मान सकते हैं, एक को स्मॉल r। चलिए हम ऊपरी भाग को हम मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे R बराबर, यानी यह ऊपर वाले भाग की है, R बराबर 28 सेंटीमीटर, कैपिटल R बराबर 28 सेंटीमीटर। और यहाँ पे नीचे वाले भाग का मान लेते हैं स्मॉल r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए कि हमें बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए बाल्टी का, अब यहाँ पे लिखेंगे बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आप जानते होंगे पहले जो है आपके सिलेबस में था, अब सिलेबस से आपके बाहर कर दिया गया, छिन्नक का सूत्र हुआ करता था, ठीक है ना, छिन्नक का। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसमें आप देखेंगे तो आपको छिन्नक का सूत्र दिखेगा। तो वहाँ से जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है उसमें दिए रहते थे, जिसको हम लोग हल करते थे। क्योंकि अब वह सिलेबस से बाहर हो गया तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए तिर्यक ऊंचाई तो दोनों पोर्शन के लिए समान है, त्रिज्याएं अलग अलग दी गई हैं। तो अगर हमें पूरे बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या कर लें कि दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ दें, यानी ऊपर वाला भी भाग है, त्रिज्या जो अलग अलग दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई तो समान है, तो हम अगर दोनों को जोड़ दें तो वह हमें बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी समझिए यहाँ पे देखिए, अब हम कहें कि पहले वाले के लिए क्या है, त्रिज्या आपका कैपिटल R है, सूत्र होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई R L, ठीक है,
पाई आर यल। अब यहाँ पे आर जो है कैपिटल में है तो कैपिटल में लिख लेंगे, प्लस दूसरे वाले के लिए स्मॉल आर है तो पाई आर यल। यहाँ से हमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, पाई और यल हमें कॉमन मिला है तो इसको हम कॉमन ले लें, पाई यल को कॉमन ले लेंगे तो यह क्या बचा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से हम लोग मान रख देंगे। देखिए मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7, यल का मान आपको दिया हुआ है 45। ठीक है, आर कैपिटल आर का मान है 28 और स्मॉल आर का मान है 7, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो जोड़ लेते हैं। देखिए 22/7 गुणे में 45 और देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। 28 और 7 हो जाएगा 35, 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 बचे 35, 5 का गुणा 22 में कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 गुणे 45 गुणा करते हैं। 11 बचे 55 के 5, 5 हासिल 11 चौके 44 और 5 क्या हो जाएगा 49। ठीक है ना, देख लीजिए 11 बचे 55 के 5, ठीक है, 5 हासिल 11 चौके 44 और 5 49 और यहाँ पे देखिए एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। अब यह क्या आ गया 4950। ठीक है, और यह किस में आएगा, यह सेंटीमीटर में सभी हैं तो यह क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है 4950। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका आया हुआ है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः विकल्प फर्स्ट, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए अतः विकल्प फर्स्ट 4950 वर्ग सेंटीमीटर सही है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, आइए समझते हैं यहाँ पे। और इस प्रकार के प्रश्न आप पीछे कई बार हल कर चुके हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं पूरे प्रश्न को। दवाई का एक कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इस कैप्सूल की धारिता है, फर्स्ट ऑप्शन है 0.36 सेंटीमीटर का क्यूब, 0.35 सेंटीमीटर का क्यूब, 0.34 सेंटीमीटर का क्यूब, 0.33 सेंटीमीटर का क्यूब। प्रश्न को समझिए। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आप पीछे हल कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि दवाई का एक कैप्सूल है जिसका व्यास आपको दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यास हमने दिखाया हुआ 0.5 सेंटीमीटर और यह कैप्सूल किस आकार का है, बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। यह इधर एक अर्धगोला यह है और एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बोला हुआ है कि संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वह 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे त्रिज्या क्या होगी, जब यह व्यास जो है, यह जो व्यास होगा वह दोनों के लिए, बेलन का भी व्यास होगा और यह अर्धगोले का भी व्यास होगा। तो व्यास अगर 0.5 है तो त्रिज्या निकालेंगे, यानी इसमें 2 से जब भाग देंगे तो वह क्या आ जाएगा 0.25। तो त्रिज्या देखिए इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 0.25 हुई और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 0.25 हुई। अब चलिए प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे पूरी लंबाई तो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अगर पूरे में से हम त्रिज्या का यह वाला भाग निकल जाएगा तो हमें इस बेलन की लंबाई पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब 2 में से देखिए 0.25 ऐड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, यानी 2 में से 0.5 को कम करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पे यूज किया हुआ है, धारिता का मतलब क्या होता है। तो धारिता का मतलब सिंपल आयतन से ही मतलब है, ठीक है ना, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। धारिता का मतलब क्या है कि वह आयतन है, जैसे कोई वस्तु है उसमें वह कितना स्थान घेरती है वही उसकी धारिता होती है। या किसी बर्तन में जैसे हम कहें कि कोई बॉटल है उसमें पानी कितना आ रहा है, जितना पानी आएगा वही उसकी धारिता हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोला हुआ, दवाई का एक कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के आकार का है। तो दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी, बेलन और अर्धगोला दोनों की, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए यह समान है। तो त्रिज्या r बराबर, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 0.5, यह व्यास दिया हुआ है तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे तो 0.5, ठीक है ना, बटे में क्या कर देंगे 2। यहाँ से हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि देखिए यह दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव को हम हटा देते हैं तो यह हो जाएगा 5 और नीचे हम 10 लिख लेंगे तो यह दशमलव हट जाएगा, 2 गुणे 10, 5 दूनी 10, तो यह क्या आ जाएगा 1/4, यह त्रिज्या हो गई, ठीक है ना, 1/4 सेंटीमीटर यह त्रिज्या हो गई। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे हम कैप्सूल की धारिता निकालते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चलिए बेलन की ऊंचाई की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, लंबाई जो है वो ऊंचाई ही कहलाएगी, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई h बराबर टोटल कितना है 2 है, और 2 में से 0.25 इधर है, 0.25 इधर है, तो हम क्या कर देंगे 0.25 प्लस 0.25, इसको जोड़ देंगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 0.5, माइनस कर देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। यह आ गया बेलन की ऊंचाई। अब यहाँ पे कैप्सूल की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कैप्सूल की धारिता, कैप्सूल की धारिता बराबर यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि अर्धगोला कितना है, 2 अर्धगोला है, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो हम यहाँ पे 2 गुणे अर्धगोले का आयतन कर देंगे, ठीक है ना। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए बेलन के आयतन का सूत्र यहाँ पे लिखते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे। देखिए पाई दोनों में है, पाई को भी कॉमन ले लेंगे, और हमें क्या कॉमन मिल रहा है आर स्क्वायर, यहाँ भी है और इसमें भी हमें आर स्क्वायर मिल जाएगा, तो उसको भी कॉमन ले लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या यहाँ से, देखिए पाई भी कॉमन हो गया, आर स्क्वायर भी कॉमन हो गया, यहाँ से बचा एच और प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे देखिए पाई तो बाहर हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर भी बाहर हो गया, तो एक आर बचा, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। देखिए हल करते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, आर का मान क्या हो जाएगा 1/4, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं यच, यच का मान आप देख रहे हैं 1.5, यहाँ पे 1.5 प्लस 4/3 गुणे आर का मान क्या है 1/4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना, 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं 22/7 गुणे 1/16, ठीक है ना। 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो देखिए 15 में 3 का गुणा होगा, 15×3 = 45, और ये एक स्थान पे दशमलव है तो एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4 से 4 कटेगा, यहाँ पे 1 और 1 का गुणा होगा तो 1 ही रहेगा, और बटे में क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे अब इसको और सरल करेंगे तो 22/7 गुणे 1/16, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 4.5 और 1, तो यह क्या हो जाएगा 5.5 गुणे 5.5/3, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए हम 2 से इसको कट कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2×8 = 16, यहाँ से इसको कट करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब जो अंश में है उसका गुणा कर लेते हैं, और जो हर में है उसका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं, देखिए 11×5 = 55 के 5, 5 हासिल, 11×5 = 55 और 5 60, एक स्थान पे दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या बच रहा है, देखिए नीचे आपका बच गया 8 × 3 = 24, ठीक है ना, 8 × 3 = 24, 24 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 4 = 28 के 8, 7 दूनी 14 और 2 16, 168, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से दशमलव हम हटा देते हैं तो यह हो जाएगा 605, और दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा ऊपर करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, नीचे करेंगे तो यह हो जाएगा 1680, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए 5 से इसको कट कर लेते हैं, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5, देखिए 5 × 1 = 5, 6 में से 5 गया 1, 10, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5, यहाँ पे कट करते हैं 5 × 3 = 15, ठीक है ना, 16 में से 15 गया 1, 18, 5 × 3 = 15, 3 = 30, 5 × 6 = 30, ठीक है। अब यहाँ पे अब कौन से नंबर से कटेगा, तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट अब भाग दे लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट और किसी नंबर से नहीं कटेगा तो सीधा जो है भाग दे लेते हैं 121 में 336 से। यहाँ पे जब भाग देंगे तो यह आपका भाग देने पर आ जाएगा 0.36, ठीक है। आप खुद कट करके चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 0.36
ठीक है। और यह क्या है, धारिता है, तो यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे पावर 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले ये ऑप्शन में आया हुआ 0.36 घन सेंटीमीटर, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अतः विकल्प फर्स्ट सही है। यहाँ पे देखिए अतः विकल्प फर्स्ट 0.36 घन सेंटीमीटर सही है, सही है। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 6 पाई आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 8 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो अर्धगोले हैं। जैसे देखिए अर्धगोला कुछ इस टाइप का, दो अर्धगोले, यहाँ पे चित्र के ही माध्यम से इसको हम लोग समझ लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए दो अर्धगोले हैं इस प्रकार से। ठीक है, देखिए मुझे आर्ट बहुत अच्छा नहीं आता, फिर भी आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बोला हुआ कि उनके आधारों के अनुदिश, यह जो भाग होता है ऊपर वाला यह आधार होता है। अब इसके आधार के अनुदिश दोनों को जोड़ दिया जाता है। चलिए अब यहाँ पे एक हम ऐसे बना लिए, तो अब यहाँ पे दोनों हम अर्धगोलों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब कह रहा है कि जो नया ठोस बन रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समझ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो अर्धगोलों को उसके आधार के अनुदिश जोड़ा जाता है तो यह जो आधार का क्षेत्रफल होता है यह उसमें नहीं जुड़ता है। ठीक है ना, यह जो जैसे अगर हम कहें कि इस गोले के आधार का क्षेत्रफल तो यह आधार हो जाएगा अर्धगोले का। ठीक है ना, तो जब दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी दो अर्धगोलों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे उसके आधार का क्षेत्रफल उसमें नहीं जुड़ता है। यानी अर्धगोले का अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वहाँ पे आधार का क्षेत्रफल नहीं जुड़ेगा। तो आप जानते हैं कि अब यह एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब दो अर्धगोले जोड़े जा रहे हैं तो हम क्या कर दें, इसका हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें, क्योंकि त्रिज्याएं तो समान है, त्रिज्या समान है, या तो 2 गुना कर दें या 2 पाई आर स्क्वायर पुनः एक बार हम जोड़ दें। तो अगर हम चाहें तो त्रिज्या समान है तो हम सीधा क्या कर दें, 2 गुना, यानी 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्या है, दो अर्धगोले यहाँ पे हैं, हम आधार के क्षेत्रफल को उसमें नहीं लेते हैं। तो 2 का 2 में गुणा तो यह हो जाएगा 4 और यह पाई और आर स्क्वायर, यह हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं आया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प फर्स्ट 4 पाई आर स्क्वायर सही है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं और इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, त्रिज्या r सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर, h ग्रेटर देन 2r वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है। फर्स्ट ऑप्शन है r सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2r सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है h सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 2h सेंटीमीटर। यहाँ पे इस प्रश्न को भी हम लोग चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है समझिए, त्रिज्या r सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर, यानी यह ऊंचाई है, जहाँ पे h बड़ा है उसके व्यास से। ठीक है ना, 2r का मतलब व्यास हो गया, एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास। तो देखिए एक यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन बना लेते हैं। देखिए ये आपका एक लंबवृत्तीय बेलन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, ये आपका लंबवृत्तीय बेलन हो गया। अब कह रहा है कि इस बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास। तो देखिए गोला इसमें कुछ इस टाइप से, समावेशित का मतलब क्या है कि उसके अंदर वह आ जाए। ठीक है ना, इस बेलन के जो लंबवृत्तीय बेलन है, इस बेलन के अंदर गोला इसमें पूरी तरह आ जाए। अब देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी बर्तन में अगर कोई बर्तन जा रहा है तो उसका जो व्यास होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तभी उसमें जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए चलिए ये पानी का एक
बॉटल है, ठीक है, पानी का एक बॉटल है। अब इसमें अगर कोई चीज़ डालेंगे और यह जो उसका ऊपरी पोर्शन है यह वाला उसका व्यास अगर व्यास से चौड़ा रहेगा, मान लीजिए इतना चौड़ा कोई वस्तु है यहाँ से यहाँ तक, तो वह जाएगा उसमें नहीं जाएगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर अब यहाँ पे आप यह कह सकते हैं कि जो यह गोला है इसका जो व्यास होगा वह बेलन के व्यास के बराबर होगा। आई होप कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। देखिए जब यह इसके अंदर यह गोला तभी जाएगा, समावेशित तभी होगा जब दोनों का व्यास आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। दोनों का व्यास बराबर होगा तभी यह गोला जो है बेलन के अंदर जाएगा, या तो बराबर हो या तो छोटा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अब इसके अंदर आ रहा है तो यह दोनों क्या होंगे, इसका व्यास यानी बेलन का व्यास और अर्धगोले, यहाँ पे अर्धगोला नहीं क्या है, गोला है, गोले का व्यास दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, समावेशित होने के लिए। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे देखिए बेलन यहाँ पे बेलन का हम व्यास निकालते हैं। देखिए बेलन का व्यास बराबर बेलन का व्यास बराबर क्या होगा, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपको आर दिया हुआ है यानी 2 गुणे आर, ठीक है, बराबर 2r। और यह किस में होगा, सेंटीमीटर में सभी हैं तो यह भी हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। अब बेलन का और गोले का व्यास बराबर होगा तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन का व्यास बराबर, ठीक है ना, बेलन का व्यास बराबर और यहाँ पे गोले का व्यास, गोले का व्यास क्या आया है, 2r सेंटीमीटर, क्या है 2r सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में 2r सेंटीमीटर आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 2r सेंटीमीटर सही है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आप हमारे लिए इतना तो जरूर कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने किसी दोस्त तक जरूर शेयर करें। मैं यह नहीं कहता कि बहुत सारे दोस्तों को शेयर करें, कम से कम 2 से 3 दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि चैनल की भी हेल्प हो सके। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक विद्यार्थियों का कल्याण हो इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।